नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा सभी आपदाओं तथा चुनौतियों पर विजयी होकर और निखर कर उभरा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने लद्दाख में मातृभूमि पर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा के जल संचयन को अपनाने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,31,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर 58.56% हुई। मणिपुर में लॉकडाउन 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया। असम के कामरूप जिले में आज रात से अगले 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन होगा। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा ही ऐतिहासिक रूप से सभी आपदाओं और चुनौतियों पर विजय हासिल कर और ज्यादा निखर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ये बात कही। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है। हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द महसूस कर रहा है। श्री मोदी ने बिहार के शहीद जवान कुंदन कुमार के पिता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवारों की ये भावना अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने, यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जनभागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है। आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे, 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे, तो यही साल देश के लिए नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा। इसी साल में देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा, नई उड़ान भरेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे पूरा विश्वास 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है, आप सब पर है, इस देश की महान परंपरा पर है। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब का संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है।
लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है, लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अदरक, हल्दी और अन्य मसालों की मांग न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व इस समय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगा है और ऐसी क्षमता बढ़ाने वाली चीजों का संबंध हमारे देश से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इन चीजों के बारे में दुनिया भर को सहज और सरल भाषा में जानकारी देनी चाहिए, ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें और हम स्वस्थ विश्व बनाने में अपना योगदान दे सकें। श्री मोदी ने कहा कि मानसून अब देश के अधिकतर भागों में पहुंच चुका है और मौसम वैज्ञानिकों में वर्षा को लेकर बहुत उत्साह और आशा है। उन्होंने कहा कि यदि अच्छी वर्षा होती है तो किसानों को बेहतर उपज मिलेगी और वातावरण भी हरियाली से भरेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा के पानी का बड़े पैमाने पर संचय करें। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बुजुर्ग किसान कामेगौड़ा का जिक्र किया, जो अपने इलाके में नए तालाब बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामेगौड़ा कड़ी मेहनत से अब तक 16 तालाब बना चुके हैं। श्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा का भी उल्लेख किया, जहां स्थानीय निवासियों ने मिलकर 1000 स्कूलों में वर्षा के जल का संचय किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि गणेश चतुर्थी के दिन पर्यावरण के अनुरूप गणेश की प्रतिमाएं बनाएं। पचीसी, मोक्ष पाटम और गुट्टा जैसे पारंपरिक खेलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारों के बुजुर्गों से आग्रह किया कि वे इन खेलों के बारे में नई पीढ़ी को भी जानकारी दें। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से 2020 में आई चुनौतियों से निपटने के सकारात्मक उपाय सुझाए हैं। नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को, और 130 करोड़ लोगों के जनसहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी, पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की, तो और बाकी घर में कैसे समय बिताए इसके बारे में जो बताया, ये बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है, और इसलिए ये मन की बात एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोर देकर कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध में जीत रहा है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में कहा कि भारत एक तरफ कोरोना के खिलाफ और दूसरी तरफ चीन के विरुद्ध जीतेगा। श्री शाह एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि भारत एक तरफ कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, हम दोनों जीतेंगे। श्री अमित शाह ने लद्दाख में बने सीमा टकराव पर सरकार की लगातार आलोचना करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी के बयान चीन और पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना।
अमित शाह ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये श्री गांधी और कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का मामला है कि उनके हैशटैग चीन और पाकिस्तान में चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नौशेरा के कलसियान इलाके में नियंत्रण रेखा के पास कई गांवों में आज व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। नियंत्रण रेखा के आसपास कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। कलसियान, भवानी, गानिया और आसपास के कई गांवों में आबादी वाले इलाकों और जंगलों में बड़े स्तर पर तलाशी की जा रही है। सुरक्षा बलों ने 28 मई को इस क्षेत्र में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी थी। सेना के अनुसार इस दौरान 3 आतंकवादी मारे गए थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 का सामुदायिक संक्रमण नहीं है। श्री शाह ने आज एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने इस संबंध में 3 वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ सलाह मशवरा किया है और उन्होंने इससे इनकार किया है। श्री शाह ने कहा कि ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि सभी नमूनों के परीक्षण किए गए हैं। इससे पहले 30% मामले पॉजिटिव आते थे और ये इसलिए हो रहा था कि अंतिम समय में परीक्षण किए जाते थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब सरकार औसतन 20,000 नमूनों का परीक्षण कर रही है। श्री शाह ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान से असहमति जताई कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख लोग कोविड से संक्रमित होंगे। उन्होंने कहा कि श्री सिसोदिया के बयान से लोगों में भय उत्पन्न हुआ है। श्री शाह ने भरोसा जताया कि ये स्थिति नहीं आएगी। श्री शाह ने कहा कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया के मुकाबले कम है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दावा किया कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विदेशों की तर्ज पर किया जा रहा है। श्री ठाकरे ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के जरिए राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए संकेत दिए कि 30 जून के बाद भी लॉकडाउन के प्रतिबंध जारी रह सकते हैं। श्री ठाकरे ने कहा कि पिछले सप्ताह राज्य सरकार को कोविड-19 के मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवाओं के इस्तेमाल की भी अनुमति मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार इन दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवाएं कोरोना वायरस के उपचार के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। श्री ठाकरे के अनुसार चूंकि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से लड़ने में कारगर साबित हो रही है, इसलिए राज्य सरकार इन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की ओर देख रही है। इसके अलावा चेस द वायरस की रणनीति जो पहले मुंबई में लागू की गई थी, अब राज्य के बाकी हिस्सों में लागू की जाएगी। मुंबई पुलिस ने मुंबईकरों से आग्रह किया है कि वे गैर जरूरी गतिविधियों के लिए अपने घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से आगे न जाए। शहर की पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 2 किलोमीटर से अधिक की आवाजाही केवल कार्यालय या चिकित्सा आपात स्थिति के लिए है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों से कहा है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित या इसके संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों का इलाज करने से मना नहीं करें। आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पतालों को इस बारे में कर्नाटक निजी चिकित्सा संस्थान अधिनियम 2017 का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आदेश के तहत सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रतिष्ठानों में कोविड के मरीजों के उपचार की निगरानी के लिए वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में 2 कार्य समितियों का गठन किया है। त्रिपुरा में कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। शनिवार तक 1071 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद ठीक होने की दर 81.47% हो गई। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 261 है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा सभी आपदाओं तथा चुनौतियों पर विजयी होकर और निखर कर उभरा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने लद्दाख में मातृभूमि पर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा के जल संचयन को अपनाने का आग्रह किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,31,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर 58.56% हुई। मणिपुर में लॉकडाउन 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया। असम के कामरूप जिले में आज रात से अगले 14 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन होगा। सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटे के दौरान 2,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक देश में कुल 32 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब कोविड संक्रमण की जांच करने वाली 1,036 नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 749 सरकारी और 287 निजी प्रयोगशालाएं हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में उपचार करा रहे कोविड रोगियों और स्वस्थ हो चुके लोगों के बीच का अंतर 1 लाख से अधिक हो चुका है। देश में 3,09,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 58.56% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,832 मरीज उपचार से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस समय देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। ये सभी चिकित्सा निगरानी में हैं। मंत्रालय के अनुसार 2,400 कोविड स्वास्थ्य केंद्र काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा 9,500 से अधिक कोविड देखभाल केंद्रों में देश में इस महामारी से लड़ने के लिए 8,34,000 से अधिक बिस्तर उपलब्ध हैं। केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण आदिवासी शिल्पकारों पर पड़े बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने शिल्पकारों की आजीविका जारी रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए कहा कि ट्राइफेड वॉरियर्स का दल वन उत्पाद, हथकरघा और हस्तशिल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जिससे आदिवासी समाज के जीवन और आजीविका में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि आज अधिकतर लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। इसको देखते हुए आदिवासी उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए डिजिटल तकनीक पर आधारित रणनीति बनाई है। ट्राइफेड द्वारा आयोजित एक वेबिनार का ये मुख्य विषय था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। राज्यों के बीच माल लाने ले जाने के लिए विमानों के बाद रेलगाड़ियां सबसे तेज माध्यम हैं। रेलवे बोर्ड के मीडिया विभाग के कार्यकारी निदेशक आरडी वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेलवे ने अपने हजारों डिब्बे कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदल दिए हैं। एक सकारात्मक सोच के तहत हमने मालगाड़ियों का परिचालन और पार्सल स्पेशल ट्रेन को चला के जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं देश में उसकी आपूर्ति की। उसके पश्चात हमने कोविड केयर कोचेस को बनाने का निर्णय किया। करीब 5,231 कोचेस आज 215 स्टेशन में तैनात हैं और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने बड़े स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर्स और पीपी का प्रोडक्शन किया। हमारे वर्कशॉप्स में पीपी बनाए जा रहे हैं और विभिन्न रेलवे अस्पतालों और जगह पे इसको सप्लाई की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने मरम्मत और रखरखाव से जुड़ी 200 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम भी पूरा किया है। प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने अब तक देश भर में 4,000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है और 60 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया। इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे ने मुफ्त भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे 15 जोड़ी विशेष एसी ट्रेन और 200 विशेष ट्रेनें भी चला रहा है। वहीं इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे भी लगातार
लगातार प्रयास कर रहा है। रेलवे ने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 5,231 कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। रेलवे ने 5 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 960 कोविड केयर कोच तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान करीब 2 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा किट, पीपीई गाउन और 7 लाख से अधिक मास्क का निर्माण किया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वंदे भारत अभियान के 3 जुलाई से शुरू होने वाले चौथे चरण में एयर इंडिया 170 उड़ानों का संचालन करेगी और 17 देशों से भारतीयों को स्वदेश लाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वापसी कार्यक्रम वंदे भारत अभियान की शुरुआत से केंद्र सरकार तकरीबन 1.5 लाख भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। इस अभियान के तहत वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर से तकरीबन 700 उड़ानों का संचालन किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 5 लाख से अधिक लोगों ने समुद्र मार्ग, भूमार्ग और वायु मार्ग से स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत इनमें से 3,60,000 लोग पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं। अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक चलने वाले वंदे भारत मिशन के चौथे चरण में एयर इंडिया अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लेकर आएगा। इसके अलावा एयर इंडिया केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस, किर्गिस्तान, सऊदी, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, यूक्रेन और वियतनाम से भी यात्रियों को भारत लेकर आएगा। इस चरण में एयर इंडिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 38, ब्रिटेन के लिए 32 तथा सऊदी अरब के लिए 26 उड़ानें निर्धारित की हैं। एयर इंडिया के अतिरिक्त 136 एयर इंडिया एक्सप्रेस और 41 गो एयर उड़ानों के संचालन के साथ ही चौथे चरण के तहत कुल 347 उड़ानें अभी तक निर्धारित की जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में इस चरण में कई और निजी विमान कंपनियों के और भी उड़ानों के शामिल होने की संभावना है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आरोप लगाया है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान से पश्चिम बंगाल छूट रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। श्रीमती सीतारामन ने दिल्ली से एक वर्चुअल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन का राज्य सरकार उचित उपयोग करने में विफल रही है। राज्य में कोविड-19 संकट से निपटने में नाकाम रहने पर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य में स्थिति का आकलन करने गए केंद्रीय दल को बहुत अवरोधों का सामना करना पड़ा था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के बारे में जाने-माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को परस्पर सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करने, हाथों की साफ सफाई रखने और खांसते या छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। Right, I would like to tell people corona infection, it's a new infection and nothing much is known about this virus. You call it treatment or you call it prevention. The only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है।
मणिपुर में लॉकडाउन 1 जुलाई से 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने आज इसकी घोषणा की। आज इम्फाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी नियमों के अनुपालन के साथ 1 जुलाई से एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान कोई अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन करीब 2600 नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक मणिपुर में सामुदायिक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न अस्पतालों से कोविड के 23 मरीजों को ठीक हो जाने के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38.39% हो गई है। असम में गुवाहाटी सहित कामरूप जिले में आज रात 7 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि ये 14 दिन तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सभी सरकारी कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा यातायात भी स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लॉकडाउन की घोषणा की गई है। श्री सोनोवाल ने नागरिकों से लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। इस बीच असम सरकार ने कहा है कि वो 24 घंटे राज्य में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए है। जिला प्रशासनों को बाढ़ राहत शिविरों में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आकाशवाणी को बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दल प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज गुवाहाटी के आसपास भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और ब्रह्मपुत्र नदी की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत की। उन्होंने उन्हें राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के 20 जिलों में 5,65,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ के प्रकोप से कोई राहत नहीं है क्योंकि ब्रह्मपुत्र समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बल जिला प्रशासन को राहत और बचाव अभियान में सहयोग कर रही है। प्रदेश में 20 जिलों में लगभग 6 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कई स्थानों पर सड़क यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया है। बाढ़ के कारण कम से कम 56,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी क्षति पहुंची है। डिब्रूगढ़ नगर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बाढ़ का पानी घरों में भी घुस गया है। प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 20,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के अलावा गुवाहाटी समेत कुछ शहरों में भूस्खलन की भी घटना घटी है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार पड़ने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे और बौछारें पड़ेंगी। तापमान 27 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में भी बारिश हो सकती है। यहाँ दिन भर बादल छाए रहेंगे और तापमान 25 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बेंगलुरु में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना में हल्की बारिश होने की संभावना है। गुवाहाटी में गरज के साथ तेज बौछार पड़ सकती है और बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में शाम को आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा सभी आपदाओं तथा चुनौतियों पर विजयी होकर और निखर कर उभरा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने लद्दाख में मातृभूमि पर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा के जल संचयन को अपनाने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,31,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर 58.56% हुई और मणिपुर में लॉकडाउन 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।